आप एक कश्मीरी स्टूडेंट हो, दिन रात मेहनत करते हो, टॉप मार्क्स भी लाते हो और एक ख्वाब देखते हो कि सरकारी अफसर बन जाए और अपनी कौम की खिदमत करे। लेकिन दोस्तों, हकीकत दिल तोड़ देने वाली है। आज के जम्मू कश्मीर में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ 30% सीट्स के लिए लड़ना पड़ता है। जी हां, सिर्फ 30%। मेहनत आपकी कितनी? 100%। कुर्बानी आपने कितनी दी? 100%। मगर मौका कितना आपको मिल रहा है? सिर्फ 30%। जो बाकी की 70% सीट्स है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है। मतलब सिंपल शब्दों में, हर 10 गवर्नमेंट जॉब या एजुकेशन सीट्स में 7 सीट्स जनरल कैटेगरीज के लिए बंद है। और ये तब है जब जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन जेएंडके में करीब 70% है। अब सवाल उठता है, आखिर हम यहां तक कैसे पहुंचे? इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये रिजर्वेशन पॉलिसी वाकई उन लोगों को उठा रही है जिनके लिए बनाई गई थी, या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी है? मैं हूं खुर्रम मीर और आज हम आर्टिकल 370 के बाद जेएंडके की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी पॉलिसी डिसीजन को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाता हूं। इस क्राइसिस को बेहतर समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जेएंडके में रिजर्वेशन पॉलिसी की कहानी बहुत पुरानी है। 1966 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने चीफ सेक्रेटरी ईएन मंगत राय के अंडर पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व करने का प्लान बनाया। उस टाइम उनकी पॉपुलेशन एस्टिमेट थी 7.96%। 1967 में गजेंद्र गढ़कर कमीशन बना। फिर 1969 में जस्टिस जेएन वजीर कमेटी आई और यही बन गया जेएंडके के पूरे अफर्मेटिव एक्शन फ्रेमवर्क की फाउंडेशन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिकल 370 के अंडर जेएंडके ने ना तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशंस मानी और ना ही बाद में मंडाल कमीशन को। मतलब जेएंडके ने हमेशा अपना एक यूनिक रिजर्वेशन सिस्टम बना के रखा। फिर आता है जेएंडके रिजर्वेशन एक्ट 2004। उसने कोटास को क्लियरली फिक्स किया। 10% एसटी के लिए, 8% एससी के लिए, 20% रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के लिए। टोटल बन गया 43% और कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस भी ऐड हुए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी सिमिलर पैटर्न था और आखिरी में रिजर्व सीट्स लगभग 50% तक पहुंच गई। मगर यह सब एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड किए गए सीलिंग्स को फॉलो जरूर करता था। सिस्टम पे डिबेट होती रही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक क्लियर था और सब कुछ लीगल बाउंड्रीज की लिमिट्स में ही था। लेकिन फिर आता है 5 अगस्त 2019 और उस दिन सब कुछ बदल गया। 5 अगस्त 2019 सिर्फ जेएंडके का पॉलिटिकल स्टेटस ही नहीं बल्कि जेएंडके के पूरे सोशल इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क को हिला के रख दिया। जब होम मिनिस्टर अमित शाह आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का रेजोल्यूशन मूव करते हैं, आर्टिकल 370 वो आज मोदी सरकार ने कर दिखाया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 370 आज से इतिहास का हिस्सा हो गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू ही होंगे। उसी वक्त साथ साथ उन्होंने जेके रिजर्वेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 को भी इंट्रोड्यूस किया। इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जेएंडके तक एक्सटेंड करना और उन कम्युनिटीज को सोशल जस्टिस देना जो एलिजिबली आर्टिकल 370 के चलते बेनिफिट से दूर रही। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन यही से होती है पॉलिटिक्स शुरू। प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि आर्टिकल 370 ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट से दूर रखा, लेकिन डाटा की कहानी कुछ और है। गुजर और बकरवाल को एससी स्टेटस 1991 में ही मिल चुका था, वो भी आर्टिकल 370 के अंडर ही। उसके बाद 2020 से 24 के बीच स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कुछ हैस्टी डिसीजंस लिए। अप्रैल 2020 में पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को 4% ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली गेम चेंजर आया मार्च 2024 में, जब एलजी मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेटिव ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उसने जेएंडके की पूरी डेमोग्राफिक इक्वेशन को रीशेप कर दिया। चलिए 2024 का ये बॉम्बशेल समझाता हूं, इसकी पूरी एनाटॉमी बताता हूं। 15 मार्च 2024 को ऐसा स्टैट्यूटरी ऑर्डर आया SO 176 जिसने पूरे जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी को ही बदल दिया। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं नया रिजर्वेशन मैट्रिक्स। शेड्यूल्ड ट्राइब 10% से बढ़कर 20%,
10% ओरिजिनल एसटी कम्युनिटीज के लिए जैसे गुजर बकरवाल, 10% न्यूली एडेड ग्रुप्स के लिए जैसे पहाड़ीज, गड्डी, ब्राह्मणी, कोल्स, पडारीज, शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, ओबीसीज बढ़कर 8%, जिसमें 15 नए कास्ट ऐड किए गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज 20% से घटाकर 10%, एक्चुअल एलओसी रेजिडेंट्स 4%। इसका मतलब है वर्टिकल रिजर्वेशंस मिलके बन जाती है 60 to 62%, और अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस ऐड करते हो तो एक्स सर्विसमैन 6% और पर्सन विद डिसेबिलिटी 3%, तो सीधा चल जाता है अराउंड 70%, और जनरल कैटेगरी के लिए क्या बचा 30% सीट्स। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन सबसे शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स ये है जो मैं कहने वाला हूं। 2011 का सेंसस कहता है कि गुजर बकरवाल की पॉपुलेशन जेएनके में सिर्फ 11.9% है, लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन एक्सेस 20% एसटी कोटा तक। वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स अगर मैं बात करूं, जो वैली की सबसे बड़ी लिंग्विस्टिक ग्रुप में आती है, अब स्क्यूज होके कंपीट कर रही है इस छोटे से श्रिंकिंग जनरल कैटेगरी के पूल में। एक पॉलिटिकल चेस गेम समझाता हूं। आखिर सवाल उठता है कि रिजर्वेशन की जेनरोसिटी इतनी क्यों, इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों? तो जवाब आता है सिर्फ इलेक्टोरल अर्थमेटिक। अक्टूबर 2022 में होम मिनिस्टर अमित शाह का जेएनके का दौरा कोई कॉन्सिडेंस नहीं था। असेंबली इलेक्शंस दूर थे और बीजेपी को स्टेट में अपना बेस एक्सपैंड करना था। सिर्फ हिंदू नेशनलिस्ट वोट पे रिलाई करना इनफ नहीं था। टारगेट मिला पहाड़ी कम्युनिटी, जो ज्यादातर 7-8 असेंबली सेगमेंट्स में कॉन्सेंट्रेटेड थे पीर पंजाल रीजन साइड से। और यहां बीजेपी ने खेला मास्टर स्ट्रोक, पहाड़ीज को एसटी स्टेटस दिया लेकिन गुजर बकरवाल कोटा को टच भी नहीं किया। स्ट्रैटेजी क्लियर थी, केक भी खा लो और बचा भी लो, मतलब पहाड़ीज को सपोर्ट भी जीत लो और गुजर्स को नाराज भी ना करो। लेकिन दोस्तों, ये प्लान स्पेक्टिकुलरली बैकफायर कर गया। 2024 असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। न मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, गुजर बकरवाल डोमिनेटेड एरियाज में और ना ही पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कम्युनिटीज ने पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को क्लियरली देख लिया, मगर तब तक नुकसान हो चुका था। रिजर्वेशन पॉलिसी वैसे ही इंप्लीमेंट थी और उसी ने जन्म दिया जिसको आज कहते हैं 70% क्राइसिस। ह्यूमन कॉस्ट समझाता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेस्परेशन। मार्च 2025 के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक जेएनके में 3.7 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है, मतलब 3,70,811 यंग लोग लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए कंपीट कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की तस्वीर और भी डार्क है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.4% है, जो नेशनल एवरेज 10.2% से बहुत ऊपर है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जेएनके में 6.7% है, जबकि इंडिया का एवरेज सिर्फ 3.5% है। अब सवाल है कि इस क्राइसिस में रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या रोल है, जरा सुनिए। रीसेंट जेकेएएस यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रिजल्ट ही देख लीजिए। 71 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में 42 रिजर्व्ड कैटेगरीज से थे, मतलब करीब 60%, यानी कि सिर्फ 29 कैंडिडेट्स ओपन मेरिट से आए, जबकि एप्लीकेंट्स 30,000 से ज्यादा थे। अब रीजनल डिस्पैरिटी समझाता हूं, ये और भी शॉकिंग है। गवर्नमेंट डाटा कहती है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी 67,112 बेनिफिशियरीज जम्मू रीजन से, और कश्मीर से कितने हैं? 0। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की बात करें तो 4,59,493 जम्मू से, और कश्मीर से सिर्फ 79,813, यानी कि रेशियो इज 6:1। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 92.3% बेनिफिशियरीज जम्मू से है और कश्मीर से सिर्फ 7.7%। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी जो कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसका सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन है, उनकी एक कहानी, एक पूरी जनरेशन को गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी से धकेल दिया गया है। चलिए अब उमर अब्दुल्ला का डिलेमा समझाता हूं, द पॉलिटिकल टाइट रोप। उमर अब्दुल्ला 2024 के अक्टूबर में पावर में वापस आते हैं एक क्लियर मैंडेट के साथ और एक प्रॉमिस के साथ कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, गवर्निंग और कैंपेनिंग दो अलग चीजें होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा था रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी रिव्यूड एंड एनी इनजस्टिस एंड इम्बैलेंस विल बी करेक्टेड। सुनने में अच्छा लगता है, मजेदार लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। उमर के सामने एक इम्पॉसिबल इक्वेशन खड़ी है। अगर वो रोल बैक करते हैं रिजर्वेशन तो बेनिफिशियरी कम्युनिटीज नाराज हो जाएंगी। अगर स्टेटस कोटा मेंटेन करते हैं तो जनरल कैटेगरी सपोर्ट खो देंगे, और अगर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसी डेडलॉक को हैंडल करने के लिए नवंबर 2024 में उन्होंने एक कैबिनेट सम कमिटी बनाई। बेसिकली टाइम भरने की स्ट्रैटेजी कहते हैं इसे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी पार्टी के ही एमपी आगा रूहुल्ला मेहदी प्रोटेस्ट लीड करने लगे। उन्होंने ओपनली कहा 2019 से कश्मीरीज की आवाज को दबाया गया और उन्हें एंटी नेशनल ब्रांड करके चुप कराया जा रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स एक पॉसिबल सॉल्यूशन दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 50% रिजर्वेशन सीलिंग, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी एंटी रिजर्वेशन टैग रिस्क नहीं करना चाहती है। चलिए वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। रोड मैप क्या? मेरे सामने एक सवाल है, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा, और 3 सिनेरियोज मुझे समझ आते हैं। पहला सिनेरियो जो है दैट इज अ लीगल इंटरवेंशन। हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं 70% रिजर्वेशन के खिलाफ, उनसे शायद एक एस्केप रूट मिल जाए उमर अब्दुल्ला को, मतलब ब्लेम कोर्ट्स पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल हीट उनके सर से उतर जाएगी। दूसरा सिनेरियो है कि मार्जिनल एडजस्टमेंट्स हो सकता है, माइनर रिडक्शंस हो, जैसे टोटल रिजर्वेशन 70% से गिराकर 55 to 60% तक आ जाए और इससे बैलेंस्ड अप्रोच कहकर बेचा जाए। सिनेरियो 3 है स्टेटस कोटा विद बेटर इंप्लीमेंटेशन। यहां कोटा चेंज नहीं होंगे, बस फोकस होगा कि रिजर्व्ड बेनिफिट्स एक्चुअली सही बेनिफिशियरीज तक पहुंचे। लेकिन हार्ड ट्रूथ सुनिए, जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट रेखा चौधरी कहती है, एनी रिजर्वेशन वंस गिवन इज वेरी डिफिकल्ट टू विथड्रॉ। और असली सवाल सिर्फ परसेंटेजेस का नहीं है, सवाल यह है कि क्या जेएनके में रिजर्वेशन अब भी सोशल जस्टिस का टूल है या बस एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वेपन बन चुका है। जब शेड्यूल कास्ट बेनिफिट्स कश्मीर वैली तक नहीं पहुंचते, जब अपर कास्ट पहाड़ीज को ट्राइबल स्टेटस मिलता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट सोर करता है डिस्पाइट एक्सपेंडिंग रिजर्वेशन, तो हमें पूछना पड़ेगा कि यह सिस्टम असल में किसको सर्व कर रहा है। दोस्तों, जेएनके का यूथ डिजर्व करता है एक बेटर सिस्टम, पॉलिसीज बेस्ड ऑन डाटा नॉट वोट बैंक्स, अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन नीड नॉट पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी, और एक ऐसा सिस्टम जो मार्जिनलाइज को अपलिफ्ट करे बिना दूसरों के ख्वाबों को कुचले। रिजर्वेशन डिबेट जेएनके में अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये कहानी है ब्रोकन प्रोमिसेस की, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस की और उन सपनों की जो डिले हो गए। लेकिन ये कहानी है उम्मीद की भी, उम्मीद की सच और इंसाफ आखिर जीतेगा। That's all for today दोस्तों। आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या आपको लगता है कि जेएनके की रिजर्वेशन पॉलिसी को अर्जेंट रिफॉर्म की जरूरत है। और हाँ, अगर आपको ये डीप डाइव जो मैंने आपको आज सारी समझाई, अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज खुर्रम्स खास को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। Until next time, you just keep questioning and keep learning. अस्सलाम वालेकुम।